अच्छा, ये बताइए कि 1950 में जब से संविधान लागू हुआ और 2000 जबकि झारखंड अलग हुआ, उसके बीच में क्या बिहार की सीमा रेखा में कभी परिवर्तन किए गए? जब बीएचयू बना था तभी से आईटी डिपार्टमेंट है या बाद में बना हुआ आईटी डिपार्टमेंट? प्राइमरी सेक्टर में गर्ल्स का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है? शायरी के बारे में पढ़ते हैं, रदीफ क्या होता है? रदीफ, काफिया। पंडित मदन मोहन मालवीय का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? बंगाल से बिहार को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? ये गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए अमन। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अमन कुमार है। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बोर्ड से सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई बिहार से की। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इन सेरामिक इंजीनियरिंग किया है, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी से है। मैं एक एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट हूँ। मेरा ऑप्शनल विषय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। सिमुलतला विद्यालय तो काफी प्रतिष्ठित विद्यालय है। यस सर। क्यों इसको इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त है? सर असल में जो नेतरहाट स्कूल, जो कि एक और प्रतिष्ठित विद्यालय है, वो अनडिवाइडेड बिहार का एक बहुत फेमस विद्यालय था। लेकिन बंटवारे के बाद एक ऐसे विद्यालय की कमी महसूस की गई कि वो झारखंड में चला गया। तो इसे नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह प्रोजेक्ट किया गया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ मुख्यमंत्री का अटेंशन यहाँ मिलता था स्कूल में। ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां अभी तक इस विद्यालय की? सर इस विद्यालय की चूंकि मैं सर्वप्रथम बैच का ही छात्र रहा हूं, जो पहली बार बैच आया था, तो हमने 10वीं की परीक्षा में ही हमने 30 विद्यार्थी जो थे टॉप 10 में आए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में। 30 विद्यार्थी टॉप 10 में कैसे आ सकते हैं? सर मार्क्स सेम होने की वजह से एक ही पोजीशन पे बहुत सारे लोग। अच्छा। सर मेरा खुद का 5th रैंक आया था, 2015 की बात है ये। अच्छा, ठीक है। तो फिर आपने आईआईटी बीएचयू में जाके सिरामिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की? यस सर। ये कोई नया ट्रेड शुरू हुआ है क्या? कहाँ हो तुम किन? ट्रेड नहीं है, असल में ये काफी पुराना ही ट्रेड है, लेकिन आईआईटीज में एकमात्र आईआईटी बीएचयू ही है जो ये ऑफर करता है। असल में सेरामिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं जो कि 500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा के तापमान को सह सकते हैं। तो उन स्पेशल टाइप के मटेरियल को एक का अलग एक एप्लीकेशन होता है, इसलिए इसको शुरू किया गया था। पहले ये सिलिका इंजीनियरिंग के तौर पे जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको सेरामिक इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। ठीक है, तो इतना स्पेशलाइज्ड ट्रेड में आपने ग्रेजुएशन किया इतने प्रतिष्ठित संस्था से, तो कंपनियों में या संगठनों में आपके लिए तो रोजगार के बड़े अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। सर असल में इस ब्रांच से रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा अवसर था इस ब्रांच में। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इसके थ्रू पता करने की कोशिश की कि क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो वेदांता हो गए या टाटा मोटर्स हो गए, इन कंपनियों में एज अ सेरामिक इंजीनियर। तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन के तौर पे पढ़ा था आपने कि ये प्रेफर्ड ऑप्शनल था ये? नो सर, एक्चुअली में जो रैंक आई थी जेई में, तो उसमें यही उपलब्ध हो रहा था आईआईटीज में। तो मुझे और ये एक नया लगा, एक एक्सप्लोर करने का भी एक जिज्ञासा जगी, तो मैंने इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया? यस सर। क्यों राजनीतिक शास्त्र पढ़ने का मन क्यों किया? सर ये विषय जो सेरामिक इंजीनियरिंग है वो तो यूपीएससी या बीपीएससी के ऑप्शनल के लिस्ट में ये नहीं आता है। तो मुझे नेचुरली एक और विषय लेना था। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ एक विषय है और इसमें मेरी रुचि पहले से ही रही थी, तो मैंने इसे लिया और स्कोर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छा माना गया है, तो मैंने इसे ले लिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि 1950 में जब से संविधान लागू हुआ और 2000 जबकि झारखंड अलग हुआ, यस, उसके बीच में क्या बिहार की सीमा रेखा में कभी परिवर्तन किए गए? सर आंतरिक सीमा जो डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाएं हैं, नहीं, बाह्य सीमा, राज्य की सीमा। नो सर, उसके बाद बिहार झारखंड एक साथ, जहां तक मेरी जानकारी है सर। 2 बार ऐसा किया गया है। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। एक बार उत्तर प्रदेश के साथ भूमि का कुछ अदला बदली किया गया था नदियों का मार्ग बदलने की वजह से। ओके सर। और एक बार बंगाल के साथ भी अदला बदली हुई थी। ये बताएं कि आज़ादी के बाद बंगाल से बिहार को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? नो सर, इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, सॉरी सर। आपको पता है कि आज़ादी के बाद धनबाद बिहार में था कि बंगाल में था? आज़ादी के बाद धनबाद तो सर झारखंड बिहार में ही आएगा सर। नहीं, वो पहले बंगाल में था।
सर हिस्ट्री के बारे में सर मुझे लगता है नॉट अवेयर अबाउट इट। नहीं तो पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा ये बताएं कि आज़ादी के बाद बिहार में जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उसमें सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है और वो कितना है? सर गेस कर सकता हूँ सर। करिए। जीतन राम मांझी। नहीं, उनसे भी छोटा कार्यकाल, 5 ही दिन के लिए एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। नहीं सर इस बारे में अवेयर नहीं हूँ। वो पूरे इंडिया के लिए भी रिकॉर्ड है। नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, ये बताया कि जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे उनकी ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां थी जिसके वजह से आज भी हम उन्हें याद रखते हैं, और ऐसी कौन कौन सी विफलताएं थी जिसकी वजह से 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बिहार में हार गई? सर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आज़ादी के पहले से ही उनका बहुत योगदान रहा था और बिहार में कांग्रेस के विस्तार का अगर कोई श्रेय जाता है तो उन्हीं को जाता है। ठीक। लेकिन सर मैं पर्टिकुलर्स के बारे में। ये तो उपलब्धि हो गई। यस सर। एक उपलब्धि हो गई, दूसरी कोई उपलब्धि बिहार के विकास में उनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान? सर उपलब्धि तो नहीं, लेकिन एक नाकामी गिनाया जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, जो फ्रायट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की गई कि पूरे देश में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, डिस्पाइट ये देखे कि कहाँ पे मिनरल रिसोर्स है कि नहीं, तो उस फ्रंट पर जरूर ये पॉलिटिकल फेलियर माना जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो नहीं निभा पाए पूरा। चलिए ठीक है मन सर। पहले ये बताइए बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? सर बीएचयू की स्थापना 1915 में की गई थी। 15 या 16? सर सॉरी सर 16 में सर, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो जब बीएचयू बना था तभी से आईटी डिपार्टमेंट है या बाद में बना हुआ आईटी डिपार्टमेंट? नो सर, वो पहले बेनको के तौर पे बेनको के तौर पे एक कॉलेज था और इसके आईटी बीएचयू बना बहुत रिसेंटली 2014 में, इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, 2014 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया। वहाँ एक खींचतान चलती रहती है रेस्ट बीएचयू और आईआईटी को लेकर, क्या ये विवाद है? आप अवेयर हैं इससे? यस सर, मेरे टाइम में जब मैं वहाँ स्टडी कर रहा था तब भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई थी। सर ऐसा है कि आईआईटी बीएचयू और बीएचयू ज्योग्राफिकली एक ही टेरिटरी में आते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों का स्वतंत्र पालन होता है। लेकिन तो कई बार आईआईटी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो अगर खुद से कुछ आयोजन करता है तो उस पे बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन ना कहें, कुछ पर्टिकुलर छात्रावास के लोगों को आपत्ति होती है उससे, और वो कई बार आपराधिक गतिविधियों तक उतर आए। अभी कैंपस तो एक ही है, वाइस चांसलर तो एक ही है, आईटी में अलग डायरेक्टर्स होते हैं। यस। तो मैनेजमेंट को लेकर एक खींचतान चल रही है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, एक ट्रेडिशन से पार्ट रहा है कैंपस का, तो एक ही साथ होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि इससे एकेडमिक प्रोसेस जो है वो प्रभावित हो रहा है आईटी का, तो आप मानते हैं इसको कि ये लॉजिक ठीक है? नो सर, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया मैनेजमेंट की इशू ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इशू जो इंटर स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन है, क्योंकि दोनों का वो सोशल साइंस संकाय हो जाता है, हमारा इंजीनियरिंग हो जाता है, तो दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होती नहीं, और ये कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बीएचयू के छात्रों को लगता है कि हम शायद सांस्कृतिक मूल्यों, महामना के सांस्कृतिक मूल्यों के तथाकथित इन चीज़ों को पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत अच्छे से, काशी यात्रा हमारा सांस्कृतिक फेस्ट है और हम बहुत अच्छे तौर पे आयोजित करते हैं। वैसे तो कई डिपार्टमेंट वहाँ है, लॉ फैकल्टी है, यस सर, आईएमएस है, मेडिकल है, कॉमर्स है, तो ये आईआईटी को लेकर ही इतना विवाद क्यों है? सर आईआईटीज नज़र में तो आ जाते हैं सर, मतलब सब गवर्नमेंट की सब्सिडी का फ़ायदा वहाँ मिलता है, एंड हमें फंड ज़्यादा मिलता है, तो हम बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं। आईएमएस में भी आयोजन होते हैं, लॉ फैकल्टी में भी होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा लाइमलाइट में आईआईटीज रहते हैं, तो इस वजह से होता है। ठीक है अमन, आपकी रुचि है पोएट्री, यस कविता पढ़ते भी हैं या लिखते भी हैं, दोनों? सर, लिखने का भी कार्य करता हूँ। थोड़ा प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी माहौल बनता है तो लिख लेता हूँ। और पढ़ते हैं कविता? यस सर। कौन है आपके प्रिय कवि? सर कवि में मेरे प्रिय हरिवंश राय बच्चन हैं, और मैं शायरियाँ भी पढ़ता हूँ। किन की शायरी पढ़ते हैं? जॉन एलिया हो गए, और भी बहुत सारे, निदा फाजली, बशीर बद्र। मिर्जा गालिब नहीं? मिर्ज़ा गालिब सर, उनकी कुछ शायरियाँ मैंने पढ़ी है, लेकिन थोड़ी भाषा ज़्यादा उर्दू हो जाती है तो समझने में थोड़ी कई बार समस्या होती है। शायरी के बारे में पढ़ते हैं? रदीफ क्या होता है? रदीफ, काफिया? यस सर। सर रदीफ होता है सर वो पार्ट जो कि
बदलते रहता है और काफिया वो पार्ट होता है जो हर बार अलग होते रहता है। और तकल्लुस किसको कहते हैं? तकल्लुस सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अंतिम सवाल ये, कोई अपनी जो आपको पसंद हो वो शायरी सुनाइए एक। सर ये जॉन एलिया की एक शायरी है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे हमें दान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां। ठीक है सर। अमन, यस सर। अमन, अभी हाल ही में भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर ने किताब लिखी है, रघुराम राजन जी ने। उन्होंने कुछ विचार उसमें व्यक्त किए हैं और इस बात पे बल दिया है कि भारत में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए। बेसिकली वो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। यस। बिहार में इंक्लूसिव ग्रोथ की क्या स्थिति है? सर बिहार की जहां तक बात करें तो आज़ादी के बाद से थोड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है? सर इंक्लूसिव ग्रोथ वो ग्रोथ है जहां पर समाज का हर तबका उस ग्रोथ में शामिल हो। ये ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का ये जो डिबेट चलता है कि केवल ग्रोथ होने का मतलब कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ तब होगा जब जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़े। आप ये कहना चाहते हैं कि हम भले ही कितने भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं, लेकिन जब तक कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है तब तक कि वो उस दिशा में सही प्रयास नहीं होंगे। ये सर ये बहुत क्लासिक डिबेट है इकोनॉमिक्स का, जगदीश भगवती वर्सेस अमर्त्य सेन का, जहां अमर्त्य सेन बिलीव करते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। वहां जगदीश भगवती कहते हैं कि अनलेस कि हम अपनी इकोनॉमी नहीं ग्रो करेंगे, हमें बांटने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या ये इस बात से ये भी गेस किया जा सकता है कि भारत जैसे मुल्क जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, अभी वो लिबर्टी नहीं रखते हैं, वो लग्जरी नहीं रखते हैं कि वो इस तरीके की किसी भी डिबेट में पड़े? यस सर, बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत तौर पे इसी बात पर मंतव्य रखता हूं कि जो भारत है अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमें क्लाइमेट के रेगुलेशन की बात हो जहां तक कि आप अपनी इकोनॉमी को विस्तार अच्छा, इन सब डिबेट्स के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की फिर क्या डिबेट है? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो भारत तो हमेशा इसका पक्षधर रहा। हमने लाइफ कहीं बीच का रास्ता है, दोनों के बीच का रास्ता जो अभी हम डिबेट पे बात कर रहे थे, ये कहीं बीच का रास्ता लेकर आता है क्या? डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक जो भी विचारधारा रही है, जो गांधीयन इकोनॉमिक्स या इकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये कब तक हमने निर्धारित किया है कि हमें प्राप्त कर लेना चाहिए? ये सर 2030 तक का गोल है। ठीक है, यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि बिहार की क्या स्थिति है तो आप क्या कहेंगे? सर बिहार ने पिछले 1-2 दशक में काफी ज्यादा इस पे बढ़ोतरी की है, काफी ज्यादा गति इसमें दिखाई है। किन क्षेत्रों में? सबसे पहले सर मैं बोलूंगा कि जो एजुकेशन का सेक्टर है, जो SDG 4 है, क्वालिटी एजुकेशन, उसके क्षेत्र में पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, तो एजुकेशन प्राइमरी सेक्टर में गर्ल्स का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है? आंकड़ों के बारे में तो सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल सर बिहार बहुत आगे है, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में प्राइमरी सेक्टर पे ओवरऑल। ठीक है, बजट के बारे में कुछ बताएंगे? ये सर बजट जो होता है, जो साल भर में जो होने वाला खर्च और जो इनकम है उसका लिखा है। मेरी जो रुचि है जानने की वो ये है कि इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है अभी कितना है इस बजट में? कितना? हाँ, भारत नहीं, बिहार में। बिहार का सर, बिहार ने कंसिस्टेंटली जो FRBM एक्ट था जिसके तहत 4% से कम रखना था, तो बिहार ने उसको कम करते हुए 3.98 if I'm able to recall, थोड़ा इससे कम भी हमने रखा है। यस सर, प्राप्त किया, अचीव किया। यस सर। ये 7 निश्चय जो सेकंड फेज है, इसमें किन किन सेक्टर्स के बारे में बात की गई है? सर जैसे जो 7 निश्चय के जो 7 स्लोगन है, कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, और फिर शहर की भी बात है। जो अलग बातें हैं जो पिछले 7 निश्चय से हैं, वो क्या है? अलग बातें हैं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सुलभ संपर्कता, तो कनेक्टिविटी और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बिहार का थ्रस्ट ज्यादा रहा है रिसेंट टाइम्स में। आपने तो BHU में काफी अच्छा समय गुजारा है। यस सर। पंडित मदन मोहन मालवीय का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? यस सर, महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस का जो अर्ली फेज था, खासकर 1900 के बाद वाला फेज है, वहाँ ज्यादा एक्टिव रहे। उन्होंने BHU की स्थापना में योगदान दिया और बहुत बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। बहुत बार? सर एक बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब की?
सर ईयर। अच्छा अभी ध्यान है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सर उन्होंने फिर जो हिंदू इंटरेस्ट हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हिंदू महासभा के को फाउंडर के तौर पे भी। कब बने हिंदू महासभा के? सर हिंदू महासभा सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाऊँ, सॉरी सर। आपने जयपाल सिंह जी का नाम सुना है? जयपाल सिंह? हाँ। नो सर। संविधान सभा में उनका योगदान आपको जानकारी नहीं? नो सर। ठीक है सर। अमन, यस। नेहरू लियाकत पैक्ट का नाम सुना है आपने? यस सर, नाम सुना हुआ लग रहा है। कब ये पैक्ट बना था, उसका सेंट्रल इशू क्या था? सर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था और भारत पाकिस्तान रिश्तों में जो आज़ादी के बाद जो गहमा गहमी चल रही थी उसको स्टेबिलिटी दिलाने के लिए था। और सर अगर मैं गेस कर सकूं तो कुछ फंड्स जो देने थे पाकिस्तान को उससे रिलेटेड था। शिमला समझौता क्या है और क्यों हम अभी भी शिमला समझौता के सिद्धांतों का बार बार हवाला देते रहते हैं? ये सर शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो उस समय पाकिस्तान की जो सरकार थी, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो यही था कि हम जो अपने बायलेटरल रिलेशंस के इशू हैं उनको बायलेटरली ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पंचशील के आइडिया से, गुजराल डॉक्ट्रिन के आइडिया से और या 5S का जो हम बात करते हैं करेंटली, उससे काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट शो होता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने बायलेटरल मुद्दों को ना ले जाएं, यही शिमला समझौता, और उसको उसी स्पिरिट को लाहौर समझौता में भी लिया गया था। लाहौर समझौता कब हुआ? 1999 सर, जो बस यात्रा हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, यस सर। भारत और आसियान के बीच का जो व्यापारिक संबंध है, यस सर, उसमें ठंडापन क्यों दिख रहा है, गर्मजोशी की कमी क्यों दिख रही है? ये सर जो भारत का ये जो आसियान के साथ ट्रेड पैक्ट बहुत पुराना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ये जो भारत का एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है इस ट्रेड पैक्ट से। तो जैसे बहुत सारे मटेरियल्स है जो आसियान से यहाँ पे टैरिफ फ्री होकर यहाँ आते हैं, और जो ट्रेड डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा आसियान को फेवर करता है। तो रिसेंटली आसियान के साथ हमने एंगेजमेंट किया है, एक्ट ईस्ट के तहत हम कर ही रहे हैं, और जो ट्रेड फ्री एग्रीमेंट है उसको हम फिर से रिव्यू करने की बात अभी की गई है हाल फिलहाल में। गर्मजोशी पैदा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री एक सभा में शामिल हुए थे, एक बैठक में, अभी हाल ही की बात है, अक्टूबर महीने में कुछ नए फैसले किए गए, उस पर ध्यान दिया आपने? नो सर। कोई बात नहीं, ठीक है अमन, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।